हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है ये करेंगे। ये हरियाणा पुलिस क्लर्क मतलब एचएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1974 में। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1974 में। देखो भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1959 में अनाजों का न्यूनतम समर्थित मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता महसूस हुई 1959 में। और जबकि 1973-74 के मध्य तक सरकार ने दो प्रकार के प्रशासनिक कीमतें, न्यूनतम समर्थित मूल्य और प्रोक्योरमेंट कीमतों, अनाज प्राप्त करने की कीमत की घोषणा की। वर्तमान प्रणाली को 1975-76 में प्रस्तुत किया गया, जबकि सार्वजनिक तौर पर धान, मोटे अनाजों, गेहूं और चने के न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा की गई है। तो आमतौर पर क्या है, धान, मोटे अनाज, गेहूं और चने के न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा की गई है। तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1974 में। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं टुंड्रा प्रदेश में। उत्तरी ध्रुव की जलवायु का मुख्य लक्षण यह है कि वहाँ शीत ऋतु का समय काल लंबा तथा अंधकारमय होता है। अत्यधिक ठंड पड़ती है, तापमान निम्न रहता है, वर्षा कम होती है तथा मृदा की परतें पूरी वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। इन विषम परिस्थितियों में वहाँ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। गर्मी के महीनों में यहाँ झाड़ियाँ, शैवाल और काई उग पाते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव की जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? टुंड्रा कहा जाता है। भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो भूमि कारक को किस रूप में जाना जाता है? मृदीय कारक। किसमें? मृदीय कारक मृदा से संबंधित एक तत्व है। मृदा द्वारा इडेफिक विशेषताओं की पहचान की जाती है। इसमें रासायनिक गुणधर्म जैसे पीएच का मान शामिल है। इडेफिक की पहचान जीवों जैसे पादप समुदाय, जहां यह मृदा के साथ अपने संबंधों को विशेष रूप से उल्लेख करता है, की विशेषता भी होती है। तो ये क्या है? मृदीय कारक। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है मृदीय कारक। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो किसका होता है? उद्यमी का। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा उद्यमी को होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी? तो इनमें से नहीं लिखी पूछ रखी है। तो ये क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी। ये किसने लिखी थी? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित है। तो ये गांधी द्वारा लिखित है। गांधी की बुक कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? गांधी की। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किस रूप में वर्गित किया गया है? राज्यों का संघ। तो भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। संविधान की धारा 1 के अनुसार इंडिया, जो कि भारत के नाम से जाना जाता है, राज्यों का एक संघ होगा। भारत के स्वामित्व वाले क्षेत्र में सभी राज्यों का भू क्षेत्र शामिल होगा। केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कोई क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे भारत में शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कोई क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो भारत में शामिल होंगे। तो क्या भारत क्या है? राज्यों का संघ। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ये है ब्रिटेन की। ये है शैडो कैबिनेट। इसको छाया मंत्रिमंडल को क्या भी बोल देंगे? शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट।
छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ये है ब्रिटेन की। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम का एक अंग है। इस कैबिनेट में विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का एक समूह विपक्षी पार्टी के नेता के नेतृत्व में वैकल्पिक कैबिनेट का गठन करता है। इस कैबिनेट के प्रत्येक सदस्य को शैडो सदस्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? शैडो कैबिनेट किसकी है? ब्रिटेन की। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को। यह NH1 उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा से जोड़ता है। यह शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रांड ट्रंक रोड ही का एक हिस्सा है जो लाहौर को बंगाल से जोड़ता था। इस सड़क के निर्माण करवाने के साथ ही शेरशाह सूरी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 को दिल्ली सुल्तान के शासकों में मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे दयालु सुल्तान माना जा सकता है। वह एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर अलग से लिया जाता था। जजिया कर हिंदुओं से इस आधार पर वसूला जाता था कि इसका शरिया में कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद। कीमती आभूषणों के व्यापार में हैदराबाद की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे मोतियों के नगर के रूप में जाना जाता है। मोतियों के नगर के साथ साथ इसे हीरे के व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी तक यह नगर बड़े हीरे का एकमात्र वैश्विक व्यापार केंद्र था। तो पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? हैदराबाद को। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? गोल्फ। राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष टीमों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष में खेला जाने वाला गोल्फ प्रतियोगिता है। तो देखो भी राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये है अशोक मौर्य का रुमिनदेई जो स्तंभ है उससे। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। उनके सम्मान में भारत के महान मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था। अशोक द्वारा स्थापित यह स्तंभ 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्तंभ पर अंकित अभिलेख से पता चलता है कि यह सैक्रेड गार्डन वही स्थल है जहां पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया था। अशोक के समय में लुम्बिनी को रुमिनदेई के नाम से जाना जाता था। तो लुम्बिनी को किस नाम से जाना जाता था? रुमिनदेई। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो किसका भाग है ये? खपत का। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक था? तो आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या हैं? तो ये क्या हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जॉन लॉक ने। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, ये किसके शब्द थे? जॉन लॉक के। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग हैं इस वाक्य से शुरू होता है? तो क्या शुरू होता है? भारत का संविधान। हम भारत के लोग वाक्य से भारत के संविधान की शुरुआत होती है। यह भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था।
तो हम भारत के लोग क्या है, भारत के संविधान के शुरुआती शब्द हैं। सरकारी आयोग संबंधित है, तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया, तो चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था, सूर्यसेन ने। किसने किया था, सूर्यसेन ने। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। निम्न में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। वित्तीय संकट पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, कानून व्यवस्था भंग होने पर, युद्ध अथवा भारी खतरे पर, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किस मामले की सुनवाई की जा सकती है, तो किस मामले की सुनवाई कहाँ की जा सकती है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। क्या होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। भारत के भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, तो किस द्वारा, संसद द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो कौन सा है, साल्टो एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। यह प्रपात बिना किसी बाधा के 2647 फुट की ऊंचाई से गिरता है। इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई 3230 फुट यानी कि 979 फीट है, मीटर है। एंजल जलप्रपात रियो कैरिनो की एक सहायक नदी पर स्थित है। इन जलप्रपातों का निर्माण तब होता है जब सहायक धारा ओयानटेम्पू के शीर्ष से गिरती है। तो ये क्या होगा, साल्ट एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, तो राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। क्या है, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, तो ये कैसी होती हैं, अवरक्त तरंगे। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, अवरक्त तरंगे। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, पास्कल नियम का। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, पास्कल के नियम का। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो क्यों झुक जाते हैं, गति का जड़त्व नियम के कारण। जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं, तो गति के जड़त्व के नियम के कारण। लोहे में जंग लगना क्या है, तो लोहे में जंग लगना क्या है, विद्युत रसायन परिवर्तन। लोहे में जंग लगना क्या है, विद्युत रसायन परिवर्तन। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट। वह वायरस है जिसे कि एड्स होता है, HIV। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जब वो CD4T कोशिकाओं की संख्या जब 200 कोशिकाएं प्रति UL से कम हो जाती हैं तब, जबकि HIV संक्रमण के कारण कोई रोग व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट को। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, तो पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, विषाणु। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है, तो क्या होता है, DNA द्वारा। दृष्टि एक पृष्ठ दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो क्या होता है, सिनेमा। क्या होगा इसका, ये होगा सिनेमा। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर तो क्या होगा, कम हो जाता है।
नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो ये कितनी होगी? 120 सेंटीमीटर। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मऋषि, ब्रह्मा की उत्तर वेदी और ये सभी। तो ये बहती है यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है? पूर्वी हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है? तो ये किसकी की जाती है? गेहूं की भी, चना, चावल और ये आएगा उपरोक्त सभी। हरियाणा राज्य को पूर्वी राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था भाई 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है खेल संस्थानों का अनुदान, प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम, ये आएगा उपरोक्त सभी। जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तो कौन सा मिलता है? चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा, ये आएगा उपरोक्त सभी। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में है। गोहाना एक प्राचीन कस्बा है जो हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। यह एक अनुश्रुति के अनुसार यहाँ पृथ्वीराज चौहान का एक किला था जिसे मोहम्मद गौरी ने ध्वस्त कर दिया था। तो गोहाना कहाँ है? सोनीपत में। हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो ये है कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट है गुरुद्वारा नीम साहिब। क्या है? नीम साहिब। निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सर छोटू राम ने। और इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में रोहतक के गढ़ी सांपला में छोटू राम का जन्म हुआ था। और वकालत पास करके ये 1911 में रोहतक में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदार लीग का गठन किया था। और 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी सर छोटू राम की। और 1954 में जो नहरों में पानी आया था ना, इन्होंने जो जिस बांध का निर्माण किया था इनकी कोशिश से, तो 1954 में नहरों में पानी आया था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? हिसार में। ये पहले का है अभी करंट का क्वेश्चन। दिव्यावधान में किस नगर के बारे में वर्णन किया गया है? तो दिव्यावधान में किस नगर के बारे में वर्णन किया गया है? रोहतक के बारे में। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना अभियान शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? सुदास ने। सुदास क्या थे? भरतवंशी थे। और हरियाणा प्रदेश से अपना अभियान शुरू किया था सुदास ने। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताइए कि वह कितने पूर्व रेखांश के बीच में स्थित है? तो पूर्वी स्थिति पूछ रखी है, ये होगी 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी रेखांश के बीच में स्थित है। पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो आएगा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है।
हरियाणा का कौन सा जिला खुम्भी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? तो कौन सा जिला है? सोनीपत। हरियाणा की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? ये है गुड़गांव में। जिला रेवाड़ी में किस स्थान पर स्लेट पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? कुंड नामक स्थान पर। कुंड में स्लेट पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? तो देखो भाई, ये पहले का क्वेश्चन है। ये चरखी दादरी था, लेकिन चरखी दादरी बाद में जिला बना दिया था। डैश इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है जो सामान्यतः स्थायी स्टोरेज के प्रकार पर आधारित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहता है। तो ये क्या है? फाइल। वीडियो आर्केड गेम में बड़े पैमाने पर डैश का प्रयोग किया जाता है। ओम कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेम कंट्रोलर के रूप में किया जाता था। तो इसका क्या आएगा? जॉयस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जा सकता है? तो इसका आएगा ईमेल एड्रेस। डैश एक डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और इसे डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। तो इसका क्या आएगा? स्कैनर। डैश डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति है जिसमें एक समान डाटा को दो भिन्न स्थानों में रखा जाता है। तो यह आएगा डाटा रिड्यूंडेंसी। डाटा रिड्यूंडेंसी। देखो भी एक आधे शब्द से आ जाए हैं कि लिखे हिंदी में हैं और पढ़ने पड़े हैं इंग्लिश में, तो इनकी सही प्रोनाउंसिएशन भी ना हो पाती। कंप्यूटर फाइल नेम फाइल में समाहित इसके इनकोडिंग फाइल और फॉर्मेट कंटेंट या यूजेज को दर्शाता है। सामान्यतः डैश को डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है। तो किसे? फाइल एक्सटेंशन को। फाइल एक्सटेंशन। निम्न में से कौन मालवेयर नहीं है? तो ये वर्म मालवेयर नहीं है। वायरस, स्पाईवेयर, ये उपयुक्त आएगा सभी। डैश सिस्टम का मुख्य मेन सर्किट बोर्ड है। तो क्या है? मदरबोर्ड। डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। तो क्या है? फॉर्मेटिंग। डैश व्यू एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट व्यू है। तो क्या है? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग संगणना एवं तुलना के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ALU। CPU में P का तात्पर्य है। तो CPU में P का तात्पर्य क्या है? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से तात्पर्य है। तो ये क्या है? कर्सर। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो क्या नहीं है? शहर विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य पद है? तो ये है रूस। निम्नलिखित में विशेषण पद है। तो क्या है? मौनी। धन्यवाद भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।